ओके, प्रीवियस पार्ट में हम डिस्कस कर चुके थे अबाउट दी प्राइमरी हीमोस्टैसिस कि कैसे आपका ब्लीडिंग स्टॉप होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स के थ्रू। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी सेकेंडरी हीमोस्टैसिस, ठीक है। सेकेंडरी हीमोस्टैसिस ये भी वही मेथड है, आपकी वही प्रोसेस है जिससे ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है बॉडी के थ्रू, ठीक है। और किस तरीके से ये वर्क करती है ये हम देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी सेकेंडरी हीमोस्टैसिस है, ठीक है, ये कौन सी हीमोस्टैसिस हम डिस्कस करने जा रहे हैं? सेकेंडरी हीमोस्टैसिस, ठीक है। सेकेंडरी हीमोस्टैसिस हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की हेल्प से होती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन होती है। सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हमेशा ध्यान रखना हमारे ब्लड में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, जाइमोसिन की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और वो इनएक्टिव जो होता है उसे किस में कन्वर्ट होना होता है? एक्टिव में कन्वर्ट होना होता है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो किस तरीके से ये हीमोस्टैसिस होती है? देखिए, जो सेकेंडरी हीमोस्टैसिस है जिसको हम ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ये दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक कौन सी होती है हमारी? कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट हीमोस्टैसिस, और दूसरी होती है हमारी टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट हीमोस्टैसिस, ठीक हो गया। अब ये दोनों हीमोस्टैसिस क्या है? ये दोनों तरीके हैं और इन्हीं की वजह से आपका जो ये कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट आपको हीमोस्टैसिस दिख रही है, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। ये इंट्रिंसिक पाथवे है। और टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट जो हीमोस्टैसिस होती है, ये कौन सा पाथवे है आपका? एक्सट्रिंसिक पाथवे है ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों पाथवे के थ्रू अल्टीमेटली होना क्या है? ब्लड क्लॉटिंग ही होनी है। बट दोनों पाथवेज में कुछ डिफरेंस होता है। आपका जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, आपका ये प्राइमरी पाथवे है फॉर दी ब्लड कोगुलेशन। सबसे पहले जो पाथवे आपका एक्टिवेट होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे ही है, जो सबसे फास्ट एक्ट करता है। और उसके पीछे पीछे आपका कौन सा पाथवे एक्टिवेट हो जाता है? इंट्रिंसिक पाथवे। और दोनों ही पाथवे ने क्या करना है? ब्लड क्लॉटिंग ही करनी है। तो पहले किस पाथवे को समझते हैं? कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट पे आते हैं, फिर हम टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट हीमोस्टैसिस देखेंगे। तो देखिए, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट हीमोस्टैसिस कैसे होती है? अभी हमने क्या बोला कि क्लॉटिंग की जरूरत कब चाहिए? जब आपका ब्लीडिंग हो रही है, जब आपका कुछ ना कुछ आपका इंजरी हुई है, आपका ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है। तो होता क्या है? देखो, सिंपल है। जैसे ही आपका क्या होगा? इंजरी होगी, तो इंजरी की वजह से क्या हुआ? आपका ब्लड वेसल जो है आपकी वो डैमेज हुई, ठीक है। ब्लड वेसल डैमेज हुई, जैसे हमने बात की थी इन केस ऑफ प्राइमरी हीमोस्टैसिस, है ना। तो ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से क्या होता है? देखिए, हमारे ब्लड में एक आपका प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिस प्रोटीन का नाम है हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ये काइनिनोजन होता है ये हमारे लीवर में बनता है। ध्यान रखिएगा, लीवर इसे बनाता है। तो ये जो काइनिनोजन है ये हमेशा हमारी जो आपके ब्लड में जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होती है, तो ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से क्या होगा? क्या बताया था मैंने आपको? सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल के बाहर से क्या होते हैं? हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है, जो ब्लड वेसल का आउटर सरफेस है, यहाँ पे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड वेसल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही ये ब्लड वेसल डैमेज होगी तो क्या होगा? मान लो ये ब्लड वेसल यहाँ से डैमेज हुई, तो जो ब्लड में प्रेजेंट जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उन्हीं में से एक कंपोनेंट ये भी है, काइनिनोजन, जो कि इनएक्टिव है, ठीक है। सपोज ये हमारा क्या है? ये आपका काइनिनोजन है,
ठीक है। तो काइनेनोजन हमारे ब्लड में क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होगी ये काइनेनोजन किसके कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रोटीन है, जिसे हमने क्या बोला, कौन सी प्रोटीन होती है कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा, कोलेजन प्रोटीन। तो काइनेनोजन जैसे ही कोलेजन के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही ये काइनेनोजन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब तक ब्लड वेसल डैमेज नहीं हुई है काइनेनोजन क्या था, इनएक्टिव था, लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुई तो काइनेनोजन किसके कांटेक्ट में आया, कोलेजन प्रोटीन की कांटेक्ट में आया। कोलेजन कौन सी प्रोटीन है, जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है। तो कांटेक्ट में आते ही क्या हुआ, काइनेनोजन एक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसके एक्टिव होने के बाद क्या होने वाला है, देखिए हमारी जो ब्लड में एक आपकी प्रोटीन और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्री कैलिक्रीन। ठीक है, ये हमारी प्रोटीन जो है ये इनएक्टिव प्रोटीन है। तो ये जो काइनेनोजन जो कि अब एक्टिव हो चुका है, ठीक है, जो कि एक्टिव हो गया है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्टिव है। तो ये एक्टिव काइनेनोजन क्या करेगा, आपका जो आपकी प्री कैलिक्रीन है, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैलिक्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये जो प्रोटीन थी ब्लड में जो कि आपकी प्री कैलिक्रीन क्या थी, इनएक्टिव थी, और इसको क्या कर दिया, इनएक्टिव, इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आई से। आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनएक्टिव और कैलिक्रीन क्या है हमारा, एक्टिव हो गई। ठीक है, तो ये एक्टिव कब हुई, जब काइनेनोजन आपका एक्टिव हुआ था। और काइनेनोजन कैसे एक्टिव हुआ, जब ये किसके कांटेक्ट में आया, कोलेजन के कांटेक्ट में आया। तो फाइनली जो कैलिक्रीन है ये आपका फॉर्म हो चुका है, एक्टिव फॉर्म में आ चुका है। अब ये कैलिक्रीन क्या करता है, आपका डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट करता है। तो देखें क्या होगा, देखो कैलिक्रीन की वजह से क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लॉटिंग फैक्टर कितने हैं हमारे ब्लड में, टोटल 13 हमारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है। और क्लॉटिंग फैक्टर को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक आप ऐसे करेंगे, 1 हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, लाइकवाइज आप 13 तक इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे 13 क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है। और इनको जो नंबरिंग दी गई है ये इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग दी गई है, जो पहले आता गया, जो डिस्कवर हुआ उसे नंबरिंग उसके सीक्वेंस में दे दी। और मैक्सिमम जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो या तो किसी साइंटिस्ट के नेम पे है या फिर उनके फंक्शनिंग के बेस्ड पे है। ठीक है, तो आप देखते हैं जो उनका फंक्शन बेसिकली होता है, तो यही क्या है, इनकी नंबरिंग का आपका मेन बेस है कि क्यों कैसे आपको नंबरिंग दी गई और कैसे इनके नेम आए। लाइक अगर मैं बात करती हूँ क्लॉटिंग नंबर 1, उसका नाम क्या है आपका, फिब्रिनोजन है। ठीक है, इनएक्टिव क्या है, फिब्रिनोजन है, एक्टिव होके क्या बनाता है, फिब्रिन। सेम आपका जो क्लॉटिंग नंबर 2 है वो क्या है आपका, प्रोथ्रोम्बिन, और कन्वर्ट होके क्या बनाता है, थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव फॉर्म है। ऐसे ऐसे करते आपके क्या है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है आपके ब्लड में, जो कि इनएक्टिव है। ध्यान रखिएगा क्या है, इनएक्टिव है। तो अब हुआ क्या, देखो कैलिक्रीन एक्टिव हो चुका है। अब ये कैलिक्रीन क्या करने वाला है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर, ऐसे लिखेंगे फैक्टर, फैक्टर क्या है, एफ, फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, XII। ये आपका जो फैक्टर है यानी कि जो 12 फैक्टर है, ठीक है, ये क्या है, फैक्टर 12, इसे क्या कर देगा, ये एक्टिव फॉर्म में ले आएगा। और एक्टिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नीचे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से। ठीक है, ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है कि एक्टिव हो चुका है। तो फैक्टर जो 12 जो कि इनएक्टिव था, ब्लड में इनएक्टिव बैठा हुआ था, उसे कैलिक्रीन ने क्या कर दिया, आपका एक्टिव कर दिया। क्लियर है। अब जो ये फैक्टर 12 है ये क्या करेगा, आगे आने वाले फैक्टर्स को एक्टिव करता हुआ चलेगा। तो यहां से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं इसे हटा रही हूं, सीधे हम फैक्टर 12 को ऊपर लिखेंगे ताकि पूरा हमारा एक टाइम में ही कवर हो जाए। ठीक है, चलिए क्या हुआ था, अभी आपने देखा पूरा कैलिक्रीन कैसे बना था। कैलिक्रीन ने क्या किया, हमारे जो हमारा फैक्टर 12 था उसे क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, यही हुआ था। ठीक है, अब जो ये फैक्टर 12 है ये क्या करेगा, देखो जो एक्टिव हो चुका है, किस वजह से हुआ ये हमें पता है, कैलिक्रीन ने इसे एक्टिव किया। अब जो फैक्टर जो 12 है वो क्या करेगा, फैक्टर 11 को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, समझ में आया।
फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया, आपका पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस कन्वर्जन को करा रहा है, यानी कि जो आपका इनएक्टिव फैक्टर 11 था उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव फैक्टर 11 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब देखिए जो ये एक्टिव आपका फैक्टर 11 है ये क्या करेगा, इनएक्टिव जो फैक्टर आपका क्या है 9th है, कैसे लिखते हैं 9th को, ix, ठीक है, इसको क्या करेगा, एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका 9th जो फैक्टर है वो भी एक्टिव हो चुका है, किसकी वजह से हुआ, आपका 11th क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से। क्लियर। अब क्या हुआ, देखो जो ये आपको दिख रहा है 9th जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, आपका फैक्टर 10th को, ठीक है, फैक्टर 11 के बाद 9th आया, 9th के बाद 10 आएगा, सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। जो फैक्टर 10 है इसे क्या कर देगा, एक्टिव फॉर्म में ले आएगा। बट जो अकेले फैक्टर 9 ये काम नहीं कर सकता है। यहां पे देखिए कौन कौन इन्वॉल्व होगा, यहां पे एक जो फैक्टर इन्वॉल्व होगा वो है VII, ये क्या हुआ आपका फैक्टर 8, ठीक है। पहला फैक्टर 9 तो था ही था, साथ में फैक्टर 8 की भी जरूरत हुई, और किस किस चीज की जरूरत हुई, हमारी जो प्लेटलेट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है ना उसकी भी यहाँ पे जरूरत होती है। तो मैं जो फॉस्फोलिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसे मैं PL से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। PL क्या है, फॉस्फोलिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड है, इसकी भी जरूरत पड़ी। और साथ ही साथ हमें जरूरत पड़ी किसकी, फैक्टर इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही मेंशन कर रही हूँ। फैक्टर नंबर 4th है तो मैंने लिखा कैल्शियम, कैल्शियम जो है फैक्टर नंबर 4th है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या हुआ, फैक्टर 9th एक्टिवेट कैसे हुआ यहां तक हम समझ चुके थे, लेकिन फैक्टर 9th को किसको एक्टिवेट करना है, फैक्टर नंबर 10th को, लेकिन अकेले नहीं करेगा, फैक्टर 9 फैक्टर 8 के साथ मिलके, फॉस्फोलिपिड जो प्लेटलेट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है उसके साथ मिलके, प्लस जो फैक्टर नंबर 4 है जिसे हम कैल्शियम बोलते हैं उसके साथ मिलके इसने क्या किया, फैक्टर नंबर 10th को एक्टिवेट कर दिया। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो जैसे ही फैक्टर नंबर 10th एक्टिवेट हुआ, ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस होगी ना वो टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट में भी होनी है। तो वो एक कॉमन पाथवे है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे उसे पहले हम मेंशन कर देते हैं। इसके बाद का जो पाथवे होगा वो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए इसे हम बोलेंगे फाइनल कॉमन पाथवे, क्योंकि ये कॉमन है। तो इसको करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट हमें समझ में आया कि फैक्टर 10th कैसे एक्टिवेट होता है इन केस ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट पाथवे। अब हम एक बात करते हैं कि हम ये टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट पाथवे को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसे यहीं पे आके मिलना है। देखो क्या होगा, जो टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट पाथवे है, ठीक है, जैसे आपने देखा कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट पाथवे में जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे था उसमें कौन सी आपकी प्रोटीन आपकी इन्वॉल्व थी, कौन सी थी, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन, है ना, उसी का कॉन्टेक्ट हुआ था कोलेजन से, और फाइनली आपका पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी और यहां तक पहुंच गए थे हम, फैक्टर 10th एक्टिवेट हो गया। बट इन केस ऑफ टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट पाथवे क्या होता है, ये पाथवे ना बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका ये एडवांटेज है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत नहीं होती है, केवल आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7th का काम होता है इसमें। देखिए कैसे होगा, क्या होता है टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट पाथवे में, क्या होता है, जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुआ, अभी हमने क्या देखा कि ब्लड वेसल जैसे ही डैमेज हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, वो टिश्यूज के कांटेक्ट में आ गई, जो प्लेटलेट्स थी, जो सेल्स थी आपकी किसके कांटेक्ट में आ गई आपकी, देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हुआ था, दोबारा हम लोग बना रहे हैं। ये हमारी ब्लड वेसल थी, ठीक है, सपोज ये यहां से डैमेज हुई, तो इसके डैमेज होने की वजह से जो इसके अंदर प्रेजेंट हमारा क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, 7th क्लॉटिंग फैक्टर जो है, यहां पे मैं इसे मेंशन कर रही हूं, ये 7th क्लॉटिंग फैक्टर है। ये क्या करता है, आपका किसके कांटेक्ट में आ जाता है, आपका टिश्यूज के कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि हमें पता है अल्टीमेटली ब्लड वेसल के बाहर से क्या है, टिश्यूज ही प्रेजेंट है। तो हुआ क्या, फैक्टर 7 जो था टिश्यूज के कांटेक्ट में आएगा, टिश्यूज से क्या होता है, एक फैक्टर रिलीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं,
जो आपका टिश्यू सरफेस है उसे बोलते हैं हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली प्लेटलेट्स ने भी रिलीज किया है। आपके जो यहाँ पे टिश्यूज है, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पे एक टिश्यू फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसीलिए लिखा है टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट हीमोस्टैसिस, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो इस पाथवे में क्या होगा कि इस पाथवे के हिसाब से क्या हुआ कि जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुई तो ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्वियसली सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, उनमें से जो सबसे अबंडेंट जो अमाउंट में क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो आपका 7th क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो 7th क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेगा, टिश्यू फैक्टर के कांटेक्ट में आ जाएगा और क्या बन जाएगा, टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7th कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों का कॉम्प्लेक्स आपका तैयार हो गया। टिश्यू फैक्टर क्या है हमारा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, याद रखेंगे टिश्यू फैक्टर क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। जैसे ही इन दोनों का आपका क्या हुआ, कॉम्बिनेशन बना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली क्या करने वाला है, फैक्टर नंबर 10th को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो देखा ये कितनी क्विकली हुआ, इसमें देखो कितने स्टेप्स थे। यहाँ पर डायरेक्ट क्या हुआ, फैक्टर 7 टिश्यू फैक्टर के कांटेक्ट में आया जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है। जैसे ही कांटेक्ट में आया तो दोनों के बीच एक कॉम्प्लेक्स बना, उस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, डायरेक्टली जो फैक्टर नंबर 10 है उसे एक्टिव कर दिया, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो पाथवे है ये बहुत शॉर्ट पाथवे है और इनिशियली सबसे पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे ही आपका काम करता है। अगर दोनों को कंपेयर करोगे ना कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में, सबसे पहला जो प्राइमरी रोल किसका है, सबसे पहले कौन सा एक्ट करता है, तो वो एक्सट्रिंसिक है। रीजन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में 10th फैक्टर को एक्टिवेट करने में बहुत कम टाइम लग रहा है, केवल एक ही स्टेप है, जबकि जो इंट्रिंसिक पाथवे था उसमें मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन है जो आपकी फैक्टर 10th को एक्टिवेट करती है। तो हमने क्या देखा, दोनों ही पाथवेज में आपका फैक्टर 10th एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब चलेगा हमारा फाइनल कॉमन पाथवे, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन होगा, क्योंकि अभी हम यहां तक पहुंच गए हैं, दोनों ही केस में फैक्टर 10th एक्टिवेट हो चुका है। अब क्या होगा, देखो ये जो फैक्टर 10th आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये किसके साथ मिलके, फैक्टर नंबर 5 के साथ मिलके, ठीक है। अगेन फॉस्फोलिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट की मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है उसके साथ मिलके, प्लस कैल्शियम के साथ मिलके क्या करने वाला है, जो हमारा सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर है, क्या नाम है उसका, अब हम नेमिंग से करेंगे लास्ट कॉमन पाथवे को, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सेकेंड, ठीक है। जो हमारा सेकेंड फैक्टर है उसे क्या कर देगा, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। और ये थ्रोम्बिन क्या है आपका, एक्टिव हो चुका है, यानी कि फैक्टर नंबर 2 जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब ये फैक्टर नंबर 7 सेकेंड जो है ये क्या करेगा, फैक्टर नंबर 2 सीधे सीधे आपके जो फैक्टर नंबर 1 है, कौन सा फैक्टर नंबर 1 का क्या नाम मैंने आपको बताया था, फिब्रिनोजन, ठीक है। फिब्रिनोजन क्या है हमारा, फैक्टर नंबर 1 है, ये क्या करेगा, फैक्टर नंबर 1 को एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है, फिब्रीन, ठीक है, फिब्रीन बन चुका है, यानी कि फैक्टर नंबर 1 हमारा एक्टिवेट हो चुका है। क्लियर हो गया। बट जो ये फिब्रीन बना हुआ है ये क्या है आपका, ध्यान रखिएगा, ये फिब्रीन क्या है हमारा, सॉल्युबल फिब्रीन है, ठीक है, सॉल्युबलाइज हो सकता है। और हम नहीं चाहते ना, अगर हम चाहते हैं कि अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है तो वो परमानेंट क्लॉट बने, ये जो फिब्रीन बना है ये कैसा है, सॉल्युबल फिब्रीन है। तो अब क्या होगा, ये जो आपका फिब्रीन है जो कि सॉल्युबल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इनसॉल्युबल फिब्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, सॉल्युबल जो फिब्रीन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनसॉल्युबल फिब्रीन में। और ये चीज किसने कराई, ये चीज कराई आपकी कौन से फैक्टर ने कराई, फैक्टर नंबर 13, ठीक है। फैक्टर नंबर जो 13 है, जो कि लास्ट फैक्टर है, उसने क्या किया, आपका जो सॉल्युबल फिब्रीन था उसे इनसॉल्युबल फिब्रीन में कन्वर्ट कर दिया। और आप जानते हो एक बार अगर फिब्रीन इनसॉल्युबल हो गया साइट ऑफ इंजरी पे, तो आपका फाइनल आपका ब्लड क्लॉट
परमानेंट बन जाएगा। अब क्लॉट हो चुका है, परमानेंट क्लॉटिंग हो चुकी है। तो ये क्या है आपका सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। दोनों पाथवेज हमने देखे, इंट्रिंसिक भी देखा, एक्सट्रिंसिक भी देखा, और देखा कि किस तरीके से आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रही है और फाइनली हमारा ब्लड क्लॉट तैयार हो रहा है सेकेंडरी हीमोस्टैसिस में। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है, एक बात कि आपके जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, उनमें से जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर मैं यहां पे लिख देती हूं आपका, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लॉटिंग नंबर आपका आता है फैक्टर नंबर 5th, फैक्टर नंबर 8th और फैक्टर नंबर 13th। ये तीनों ही फैक्टर आपके क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है नेचर में, याद रखिएगा। इनके अलावा जितने भी आपको दिखेंगे, ठीक है, जितने भी आपके फैक्टर हैं, इन तीनों को छोड़ के सारे क्या हैं, सेरीन प्रोटीएजेज हैं। प्रोटीएजेज मींस प्रोटीन को तोड़ने वाले, और इसमें सेरीन का रेसिड्यू प्रेजेंट होगा जो कि एक अमीनो एसिड है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए। और क्या होता है, देखो ये जो आपको थ्रोम्बिन दिख रहा है ना, ये थ्रोम्बिन जो बना है, जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है, तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये थ्रोम्बिन क्या करता है, आपका एक पॉजिटिव फीडबैक भी देता है। इस थ्रोम्बिन की वजह से क्या होता है, हमारे जो फैक्टर, ये 3 फैक्टर आपको दिख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि मैंने पता नहीं यहाँ पे कहाँ से फैक्टर 8th एक्टिवेट लिख दिया, फैक्टर 5th भी एक्टिवेटेड फॉर्म में दिखाया और फैक्टर 13th भी एक्टिवेटेड फॉर्म में दिखाया। और तो सारे फैक्टर कैसे एक्टिवेट हुए पूरे हमने रिएक्शन में देखा कि किसने किसको एक्टिवेट किया, बट इनका एक्टिवेशन आपको कहीं भी नहीं दिखाया है। मैंने सीधे लिखा हुआ है फैक्टर 8, फैक्टर 5th एंड फैक्टर 13th। तो ये तीनों फैक्टर्स को कौन एक्टिवेट करता है, ये थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन क्या करता है, आपका एक फीडबैक देता है और उसी फीडबैक की वजह से आपके ये सारे फैक्टर क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूरी रिएक्शन में आपके दिमाग में आ सकता है। तो ये था ऑल अबाउट द हीमोस्टैसिस। तो दोनों पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो प्राइमरी हीमोस्टैसिस था, चाहे वो सेकेंडरी हीमोस्टैसिस था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।